हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के डिस्कशन के अंदर, जहां पर हम 10 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक के साथ। दैट इज एक ना बबल बर्स्ट जैसी बातें आजकल हो रही हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, हमारी जो सेबी के जो चीफ हैं माधवीपुरी जी, उनके द्वारा भी ये बात बोली गई है। थोड़ा समझते हैं कि आखिर उन्होंने क्या बोला है, क्या एक्चुअल में मुद्दा क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले ना मैं आपको लेके चलता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कई बार, मार्केट कैप। मार्केट कैप कह लो या मार्केट कैपिटलाइजेशन कह लो। होता क्या है जब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं मार्केट कैप को, इसका मतलब होता है कि मान लो आपकी कोई भी कंपनी है और लेट्स से आपकी कंपनी का शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 10 रुपये। उसी तरह से आपके टोटल नंबर ऑफ कुछ आउटस्टैंडिंग शेयर होंगे। मान लो ये हैं आपके 1 करोड़ शेयर्स। तो टेक्निकली ना आपके कितने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय उस पर्टिकुलर एक शेयर का कितना मार्केट प्राइस है, उस हिसाब से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 10 करोड़। तो इस तरह से क्या निकालते हैं हम, मार्केट कैप, यानी कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। उस हिसाब से आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला आता रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये मार्केट प्राइस तो ऊपर नीचे जाता रहता है। बिल्कुल सही बात है। उस हिसाब से आपकी कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी सर ऊपर नीचे आती रहती है। अब अगर आप इसी तरह से निकालते हो ना, और अगर लेट से आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 5000 करोड़ आती है, 5000 करोड़ से कम, तो ऐसे कंपनीज या ऐसे स्टॉक्स को बोलते हैं हम स्मॉल कैप स्टॉक्स। ठीक है, सिंपल लॉजिक है ना कि कितना करंट मार्केट प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। जो भी ये करके अगर वैल्यू 5000 करोड़ से नीचे आई तो उसको हम बोल देंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स। इसी तरह से अगर ये जो नंबर है मार्केट कैप का, ये आता है आपका 5000 करोड़ से 20000 करोड़ के बीच में, इनको हम बोल देते हैं मिड कैप स्टॉक्स। उसी तरह से अगर ये नंबर 20000 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा है तो उस केस को हम बोलते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स। आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, आपके एचडीएफसी बैंक्स हो गया, वो जनरली सारे कहाँ पे आएंगे सर, वो लार्ज कैप स्टॉक्स पे आएंगे, क्योंकि उनके शेयर्स की वैल्यू अच्छी खासी है एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी उनके केस में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। समझे इस बात को? तो इस तरह से हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम बताते हैं कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में आती है, क्या वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है या फिर लार्ज कैप है। पहला तो हमें ये समझ आ गया। तो इस तरह से ना एक डिवीजन आप देख पाओगे, ये स्मॉल कैप अप टू 5000 करोड़, मिड कैप 5000 से 20000 करोड़ एंड लार्ज कैप जो कि 20000 करोड़ से ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर ना एक पिक्चर देखो, सर ये तो कॉफ़ी है, बिल्कुल सही बात है। अब कॉफ़ी के ऊपर ना कई बार इस तरह से झाग जम जाती है, बिल्कुल समझे, ये आप फ्रॉथ बोल सकते हो इस चीज़ को। मुझे एक बात बताओ, जब आप कॉफ़ी पीते हो तो है तो ये देखने में बहुत सारी ऊपर ये झाग वगैरह, ऐसे लगता है कि यार ग्लास भर गया है, पर आप नोटिस करते हो यार वो तो एक्चुअली झाग ही है। ठीक है ना, असली जो कहीं ना कहीं जो कॉफ़ी है वो तो नीचे पड़ी हुई है। तो एक्चुअल में ना जो हमारी सेबी की चीफ है, उन्होंने भी यही बोला है। क्या बोला है? कहती कुछ ना पिछले कुछ टाइम के अंदर क्या हुआ है, हमारी कुछ कंपनीज हैं, स्पेशली अगर हम बात करें हमारी स्मॉल कैप वाली जो कंपनीज हो गया या फिर मिड कैप के अंदर भी कुछ कंपनीज आ गई, उनकी ना जो वैल्यूएशंस हैं, उनके अचानक बहुत हैवी वैल्यूएशंस देखने को मिली हैं। और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये ना इस तरह से एक झाग सा बन गया उनकी वैल्यूएशन के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि अंदर माल काफ़ी कम है, पर देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है बाहर। तो कंपनीज़ के केस में भी क्या होता है, कंपनीज़ के केस में भी ना कई बार इस तरह से फ्रॉथ बनती रहती है, फ्रॉथ, झाग बनती रहती है अंदर उनकी वैल्यूएशन बहुत ही कम, पर बाहर दिखाने के लिए ऐसा लगता है कि यार बहुत ही ज़्यादा है। तो जब ऐसा होता है ना, जब झाग आप बनते रहने देते हो, बनते रहने देते हो, तो लोग भी उसमें पैसा डालते रहते हैं। एक दिन ना ये पूरा बबल बन जाता है। ओके, और जब बबल बन गया तो कहीं ना कहीं भैया बबल को टूटना भी है। बबल को क्या होना है सर? बबल को बर्स्ट भी होना है। और जब ये बबल बर्स्ट होता है ना, तो पता है सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है सर? वो होता है हमारे छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, मेरे और आपके जैसे लोगों को। और सेबी का काम क्या है? सेबी का काम यही है कि हम और आपके इन्वेस्टर्स की वो प्रोटेक्शन करे, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो सेबी का प्राइमरली जो कंसर्न है ना यहाँ पे, वो ये है कि भाई ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप, इनकी जो वैल्यूएशंस है ना, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हैं। ये बोला गया सेबी के इनके चीफ के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि फंडामेंटल्स और
जो कंपनी के करंट वैल्यूएशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स के अंदर कुछ तरह की मैनिपुलेशन चल रही हो। ठीक है, तो रेगुलेटर ने बोला है कि हम एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले कुछ समय के अंदर आप नोटिस कर रहे हो बहुत सारे आईपीओस निकल के आ रहे हैं, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप वाले के। तो ठीक है ना, तो इस तरह से स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस वगैरह के इनके यहाँ पे हमें आईपीओस देखने को मिल जाएंगे। तो रेगुलेटर ने बोला है कि हम काम कर रहे हैं देखने के लिए कि कैसे देखा जाए कि एक्चुअल में वैल्यूएशन इनकी इन्फ्लेटेड है या नहीं है, या फिर प्राइस के अंदर मैनिपुलेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो इस चीज़ को यहाँ पे नोटिस किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमारे जो सेबी चीफ है उनके द्वारा ये बात क्यों कही गई कि आखिर बबल बर्स्ट क्यों हो सकता है, या फिर इन्फ्लेशन वाली बात क्यों हो यहाँ, सॉरी इन्फ्लेशन नहीं, ये जो फ्रॉथ वाली बात ये क्यों डिस्कस करी गई। एक चीज़ आपको और जाननी चाहिए, दैट इज विद रिगार्ड्स टू प्राइस टू बुक वैल्यू फॉर्मूला। ये क्या होता है? देखो, एक होती है कंपनी की जो बुक्स होती हैं, जो सारे उनके रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, उनके पास कितने एसेट्स है, वो सारी चीज़ें। इन सभी चीज़ों के हिसाब से क्या होता है ना, एक तो उनकी बुक वैल्यू मिल जाती है उनको, ठीक है? और दूसरा उनको मार्केट प्राइस भी पता होता है। समझे इस बात को? एक तो हो गया कि यार आपके पास सारा कितना एसेट्स है, माइनस लायबिलिटीज़ वगैरह निकाल-निकाल के आपने जो भी बुक्स के अंदर उस कंपनी की कितनी वैल्यू है, एक तो आप वो निकाल सकते हो, दूसरा मार्केट के अंदर भी निकाल सकते हो, और इसी चीज़ को आप पर शेयर के हिसाब से भी निकाल सकते हो। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ना ऐसा आप करते हो कि मार्केट प्राइस न्यूमरेटर के अंदर एंड आपका बुक वैल्यू आपका डिनोमिनेटर के अंदर, तो जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू फॉर्मूला। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप हमें क्यों बता रहे हो ये बात। मुझे एक बात आप लोग अब सोच के बताना। मैंने आपको एक सेबी के चीफ की आपको स्टेटमेंट बताई कि ये जो सारी आपकी स्मॉल कैप मिड कैप वाली है ना, इनके कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूएशंस में कुछ गड़बड़ है। तो क्या लगता है उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू जो फॉर्मूला है वो वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी? द आंसर इज़ वो ज़्यादा होगी। आप खुद समझो ना, बुक वैल्यू तो एक ऐसी चीज़ है जो आप शायद उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो बुक्स के अंदर आपकी कंपनी की वैल्यू है। पर ये जो आपका ऊपर वाला न्यूमरेटर है, ये क्या है? ये तो कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन दिखाता है। समझे इस बात को? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ना इस प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करें, तो इनका काफ़ी सारे स्मॉल कैप इंडिसेस का ये जो नंबर है, ये अपने आप में 3 से भी ज़्यादा है। अगर आप प्राइस मार्केट प्राइस ऑफ बुक वैल्यू निकालोगे ना, ये नंबर ग्रेटर देन 3 आएगा आपके स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए। जब भी ऐसा होता है, क्या होता है? अगर ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू फॉर्मूला की अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, तो उस केस को हम बोलते हैं कि कंपनी क्या है सर? ओवर वैल्यूड। और लेस देन 1 अगर आती है, उसको हम बोलते हैं सर ये है अंडर वैल्यूड। क्योंकि आप खुद सोचो ना, बुक वैल्यू तो समथिंग दैट इज गिवन कि कंपनी की बुक्स के अंदर कितनी कंपनी की कितनी वैल्यू है उस हिसाब से। और अगर मार्केट वैल्यूएशन उसकी काफ़ी 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 ज़्यादा है, तो वो नंबर आएगा 1.52 2.53, जो कि अभी इनके लिए स्मॉल कैप के लिए आ भी रहा है 3 से बड़ा। तो ये क्या दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है। अदरवाइज अगर लेस देन 1 आता है तो वो शो करता है कि कहीं ना कहीं कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर लेस देन 1 होता है तो वो शो करता है कि कंपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है ना? तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए। इस तरह के ना फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स वगैरह यूपीएससी आजकल काफ़ी पूछ रहा है, तो हमें भी अपनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रखनी पड़ेगी इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे जो भी सेशंस होते हैं, उन सब की पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप मेरे साथ कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ डाउट्स आप पूछना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप इस टेलीग्राम चैनल के अंदर आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर कमेंट्स के अंदर आप मेरे से सारे अपने डाउट्स, डिस्कशन या कुछ भी और आपके इश्यूज़ आते हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आप मेरे से वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, ये आप टेलीग्राम पे आप मुझे इस पर्टिकुलर लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ यहाँ पर भी हमारे जो सेबी के चेयरपर्सन है ना, उन्होंने यहाँ पे बात करी है कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ये काफ़ी प्रॉमिसिंग एरियाज़ हैं। तो ये 3 चीज़ें ना REIT, ये और कुछ नहीं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ही है। इनवेट्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड तीसरा मुनी बॉन्ड्स क्या है आपके? म्युनिसिपल बॉन्ड्स की यहाँ पे बात हो रही है। मैं पहले ना आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट पता है? आप बोलोगे सर हाँ जी बिल्कुल पता है। क्या होता है देखो, मेरे पास बहुत ज़्यादा मान लो पैसा नहीं है, मान लो मेरे पास कुछ ही पैसे हैं, 1000 रुपये 2000 रुपये, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना इसको म्यूचुअल फंड में डाल सकता हूँ, या ज़्यादा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप भी इसी तरह से इसमें म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे तो म्यूचुअल फंड के पास ना बहुत सारा पैसा हो जाएगा।
फिर ये क्या करेगा, फिर ये अलग अलग सेक्टर्स के अंदर लगाएगा, कोई आईटी सेक्टर, कोई बैंकिंग सेक्टर, इस तरह से। और जब इस तरह से ये पैसा लगाएगा और इस म्यूचुअल फंड वाले के पास एक्सपर्टीज भी है ये चीज़ करने की, तो बाद में जो भी यहाँ से रिटर्न आएगा वो सारे रिटर्न हम में बढ़ जाएंगे। दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क कि बहुत सारे लोग कलेक्टिवली पूल करते हैं यहाँ पे पैसा। अब यहाँ पर ना देखो एक वर्ड यहाँ पे यूज क्या किया, रियल एस्टेट। अब देखो जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि रियल एस्टेट में पैसा डालूं, क्योंकि मुझे लगता है यार रियल एस्टेट अच्छा खासा ग्रो करता है, पर एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा उतने शायद मेरे पास या तो पैसे ना हो या फिर कुछ और भी कंसर्न हो सकते हैं। तो पता क्या हो सकता है, मेरे और आपके जैसे काफी सारे लोग क्या करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे करा जाएगा, क्योंकि नाम से रियल एस्टेट है ना, तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, कोई कंपनीज वगैरह के अंदर, मतलब जो भी मतलब इस सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं। तो जो भी उस हिसाब से होगा, फिर बाद में यहाँ पे कुछ भी बनेगा, मॉल बनेगा, घर बनेंगे, होटल वगैरह बनेंगे उस पर्टिकुलर पैसे की मदद से। उससे क्या होगा, उससे भैया एक दिन प्रॉफिट आएगा। ठीक है, मान लो मैंने आज इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट होगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन वगैरह होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे प्रॉपर यहाँ पे क्या होगा, उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे, कुछ ग्रोथ आएगी, ग्रोथ के जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो सारा पैसा, मतलब उसमें से मैक्सिमम पैसा हमें मिल जाएगा। तो टेक्निकली पता क्या हुआ, मैं एक ऐसा पर्सन था जो रियल एस्टेट में डायरेक्टली नहीं पैसा लगाना चाहता था, कि डायरेक्टली हो सकता है घर खरीद के, मैं नहीं चाहता था कि उसको कई साल रखा रहूं ताकि बाद में मुझे उसका वैल्यू मिले। यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे आप सभी की तरह मिलकर कुछ पैसा यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लगाया, जस्ट लाइक जैसे हम म्यूचुअल फंड्स नहीं करते, सिमिलर वे में। बस पैसा क्या है, पैसा यूटिलाइजेशन वैसे ही हो रहा है, बस किस पर्पस के लिए हो रहा है, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ रियल एस्टेट। ठीक है, चलो सर ये बात तो समझ आई। फिर ये इन्वेट क्या है, इन्वेट का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या, अरे कुछ भी, जैसे आपके एयरपोर्ट्स हो गया, आपके रोड हो गया, पावर जनरेटर्स हो गया, अगर ये सब चीजें बननी है तो ये क्या है सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कहीं ना कहीं वहां पे हम लोग पैसा लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद जो फायदा होगा वो हमें वापस पास ऑन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट था, उसी तरह से इन्वेट्स है। बस फर्क ये है कि ये रियल एस्टेट वाला रियल एस्टेट पर्पसेस के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, उसके लिए किया जाएगा। आपके इन्वेट्स किसके लिए होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पे आप फर्क भी देख सकते हो, जैसे REITs क्या है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज एसेट होते हैं, इन्वेट्स के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट होता है। रियल एस्टेट को थोड़ा कम रिस्की मानते हैं, इन्वेट्स को थोड़ा मॉडरेट टू हाई होता है, क्योंकि थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है, दैट इज देयर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्योंकि अगर आप नोटिस करो, इनकम जैसे जनरेट होती है ना रियल एस्टेट के अंदर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर, प्रॉपर्टीज को लीज आउट किया जाता है, फिर रेंट वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इन्वेट्स की, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करी, वो डिविडेंड्स आपको मिलेंगे एट द एंड। ठीक है, कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, वहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर आ जाएगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हो, रोड हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके रीट्स और इन्वेट्स हमें देखने को मिलते हैं। आप बोलोगे चलो ठीक है सर, ये दोनों तो क्लियर हो गए, आपका इन्वेट्स भी समझ आ गया, कहाँ कहाँ पे कितना रिस्क है, कैपिटल बोरिंग रिड्यूस हो जाती है, फंड रेजिंग आसान हो जाती है, एसेट को मोनेटाइज करना आसान है, ये सब बातें तो ठीक है। ये मुनी बॉन्ड्स क्या है, अरे मुनी का मतलब है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। क्या है म्यूनि का बॉन्ड, मतलब म्यूनि का मतलब है म्यूनिसिपल। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना मुनी बॉन्ड्स की, तो आप इस बात को समझो, जैसे इंडिया में अलग अलग आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस देखने को मिल जाती हैं, या फिर इस तरह के और भी रिलेटेड एंटिटीज होती हैं। अब भैया उनको भी पैसा चाहिए कुछ पर्पस के लिए, अपने यहाँ पे लोकल लोगों को अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। तो दोज आर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो जो काम करते हैं। अब मुनी बॉन्ड के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो अब इनको चाहिए था पैसा, इन्होंने बॉन्ड इशू किया, किसको, मुझे इशू किया, तो मैं बदले में इनको पैसा दे दूंगा, एंड अकॉर्डिंगली जो भी उससे फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स होंगे वो सारे अकॉर्डिंगली मुझे मिल जाएंगे। तो मुनी बॉन्ड से ना और भी फायदे होते हैं, तो रिस्क बड़ा कम होता है, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज इसको इशू करती हैं, तो कहीं ना कहीं मिनिमम रिस्क है यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए। साथ साथ यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे मुझे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ स्पेसिफिक रूल्स को मैं फॉलो करता हूँ तो मेरे ऊपर कुछ टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा, जो इंटरेस्ट अर्न होगा इस बॉन्ड से उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं लगता। ठीक है, तो गिवन सर्टेन स्पेसिफिकेशंस। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो एजेंसीज हैं, जैसे आपका क्रिसिल हो गया, जो भी आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है ना, जैसे बड़ी बड़ी तो आप जानते हो, मूडीज है, ठीक है ना, फिच है, S&P है, पर उसी तरह से इंडिया के अंदर जैसे क्रिसिल हो गया, वो भी यहाँ पे इन बॉन्ड्स को रेट करती है, कितनी रेटिंग है इनकी, तो जिनकी रेटिंग अच्छी होती है आप उनको यहाँ पे खरीद सकते हो। तो इस तरह से मुनी बॉन्ड्स वर्क करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे आपके रेट्स हो गया, इन्वेट्स हो गया, मुनी बॉन्ड्स हो गया, अपने आप पे काफी अच्छे हैं। ऐसा यहाँ पर हमारी जो सेबी की चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुश जी, उन्होंने यहाँ पे ये बातें कही हैं। आई होप इन तीनों का अर्थ आप यहाँ पे समझ गए होंगे।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, EMPS 2024। क्या है ये EMPS? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। देखो एक ना, समझो इस बात को, पहले ना हमारे यहाँ पे एक स्कीम चलती थी फेम करके, फास्टर अडॉप्शन एंड, ठीक है ना, बेसिकली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, उनके लिए एक स्कीम तो चला करती थी आपकी जो फेम स्कीम है। अब इसके माध्यम से ना, फेम स्कीम के माध्यम से हम ये कोशिश ये करते थे कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें। इलेक्ट्रिक कार्स हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं यहाँ पे खरीदें। उसकी अडॉप्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए हम ये फेम स्कीम काफ़ी सालों से रन कर रहे थे। पर अभी क्या हुआ, 31 मार्च को ये पर्टिकुलर जो स्कीम थी ये एक्सपायर करेगी। अब उसके बिहाफ के ऊपर, उसकी जगह के ऊपर हम क्या लाए हैं, EMPS, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, EMPS 2024। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा। क्यों किया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ईवी का जो अडॉप्शन है वो और तेजी से हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करोगे ना, तो कुछ कैटेगरीज यहाँ पे एलिजिबल होंगी, जिसके अंदर आप बात करोगे 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक की, 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक की, इंक्लूडिंग ई रिक्शा हो गया, ई कार्ट्स हो गया, एंड L5 E3W। ये L5 क्या होता है, L5 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का मतलब होता है एक ऐसा मोटर व्हीकल जिसकी मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर को एक्सीड करती है, एंड मोटर पावर जिसकी होती है वो 0.25 किलोवाट को एक्सीड करती है। और यहाँ पर आपके लोगों को कैरी करने के लिए या फिर गुड्स को कैरी करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी L5N होता है, एक L5M होता है। L5N आपका गुड्स को कैरी करने के लिए लिया जाता है, L5M आपका पैसेंजर्स के लिए। तो इस तरह के आपके आप नोटिस कर पाओगे, इन सब के लिए एप्लीकेबल होती है, बेसिकली फॉर द कमर्शियल पर्पस के लिए। तो इन इन सेगमेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। दरअसल में है कि ना, यहाँ पे कुछ पैसा दिया गया है, मतलब 500 करोड़ के करीब करीब, ताकि यहाँ पे इस सेक्टर को यहाँ पे हम आगे लेकर आ पाए। तो होता क्या है, बेसिकली आपने स्कीम तो निकाल दी, पर स्कीम से अडॉप्शन कैसे होगा, अडॉप्शन तब होगा जब आप लोगों को कुछ इंसेंटिवाइज करोगे। वो कैसे इंसेंटिवाइज करोगे, सब्सिडी देकर। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स है ना, उनको 5,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी पर किलोवाट आवर, जितनी भी उनकी किलोवाट आवर उनकी वो है, कैपेसिटी है उस हिसाब से। और मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है, 10,000 रुपया पर व्हीकल, यानी कि 5,000 रुपया पर किलोवाट आवर उनका हो सकता है, पर मैक्सिमम सब्सिडी उनको 10,000 ही मिल सकती है फॉर द इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स। इसी तरह से रिक्शास के लिए जो होगा, वो भी आपकी सब्सिडी मिलेगी पर किलोवाट आवर आपकी 5,000 रुपये, बट मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे आपकी 25,000 देखने को मिल जाएगी। साथ में ही जो L5 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स हैं, यहाँ पर भी आपको पर किलोवाट सब्सिडी 5,000 ही है, पर मैक्सिमम सब्सिडी आपको 50,000 तक मिल सकती है। तो इस तरह से अलग अलग आपके व्हीकल्स के लिए यहाँ पे आपको इंसेंटिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओनली व्हीकल्स विद एडवांस बैटरी विल बी एलिजिबल फॉर इंसेंटिव्स। ये कुछ पॉइंटर्स हैं, आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। राइट, एक छोटा सा और टॉपिक है, हालांकि ये थोड़ा आपका IR के साथ लिंक्ड है, पर इकोनॉमी का भी थोड़ा बहुत लिंकेज है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द डिजिटल डिवाइड। एक्चुअल में मैं पहले आपको ना डिजिटल डिवाइड आपको समझा देता हूँ। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 पेंडेमिक आया। अब कोविड-19 पेंडेमिक में कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। वैसे दिक्कतें तो सबको आई, पर अगर आप नोटिस करोगे, जैसे कुछ बच्चे थे, वो बच्चे अभी भी स्कूल अटेंड कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास घर पे लैपटॉप्स थे या फिर मोबाइल डिवाइसेस थी। तो इस वजह से घर पे उन्होंने अपनी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। पर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास ये सब चीज़ों का एक्सेस ही नहीं था बिल्कुल, राइट? एंड उस वजह से उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफ़र हुई। तो डिजिटल डिवाइड पता क्या दिखाता है? जैसे डिवाइड होता है ना, तो इस तरह से डिजिटल डिवाइड क्या है, एक गैप है। जो गैप क्या दिखाता है, जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं होता मॉडर्न इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का, उसके हिसाब से दोनों में गैप आ जाता है। दैट इज़ द डिजिटल डिवाइड। सही बात है। अब यही एक सिमिलर डिवाइड ना, कहीं न कहीं हमें आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं जो आगे बढ़ रही हैं इस सेक्टर के अंदर, बट एट द सेम टाइम कुछ हमें ऐसा भी देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे रिस्क भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो एक्चुअल में ना क्या हुआ है, यूएस के द्वारा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ड्राफ्ट जनरल असेंबली रेजोल्यूशन उनके द्वारा लाया गया है एट यूएन, जिसके माध्यम से ग्लोबल एक्सेस टू एआई वो चाहते हैं। क्या है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बात ये करी गई है कि जितने भी देश हैं उन सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होगा एआई की डिस्कशंस के अंदर, एआई की कैपेबिलिटीज के अंदर, ताकि एक तरह से डिजिटल डिवाइड को यहाँ पे ब्रिज किया जा पाए। बाकी साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी तेज़ी से एडवांसमेंट हो रही है, उसके अंदर ग्लोबल कंसेंसस लेकर आया जा पाए कि कैसे उसके रिगार्डिंग हम गवर्नेंस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो रेजोल्यूशन होगा ये एक नॉन बाइंडिंग होगा। बस इसके माध्यम से हम प्रिंसिपल्स लेकर आएंगे, कैसे एआई को डेवलप किया जाए, कैसे एआई को हम यूटिलाइज कर पाए।
और इनको कोशिश की जाएगी कि यूएन के जो 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके डायरेक्शन में ही, उनके साथ ही यहाँ पे काम करवाया जाए। बहुत सारी आपके जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, ये एक पहला कॉन्टिनेंट बना था जिसने एआई के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रॉपर रूल्स लेके आए थे, और भी देश अपने अपने हिसाब से यहाँ पे रेगुलेशंस ला रहे हैं। तो इस तरह से इंटरनेशनल कॉपरेशन की ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो एथिकल पर्पसेस के लिए एआई को यूज़ किया जाए, ये यहाँ पर इस रेजोल्यूशन के अंदर बात करी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन के कुछ टॉपिक जो हमें डिस्कस करने थे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीक एज अ होमवर्क दिए थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इस केस में आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगा। डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये है आरबीआई और मान लो ये हूं मैं। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आरबीआई यहाँ पे क्या कर रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर रहा है। अगर मान लो आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे से बाय कर ली, तो बदले में आरबीआई ने मुझे क्या दिया होगा? बदले में सर पैसा दिया होगा। तो यानी कि ना, अगर मेरे पास पहले थोड़ा पैसा था, अब नया पैसा आ गया, अब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया। जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होता है तो क्या होता है सर? मार्केट में जब पैसा ज्यादा होगा तो इससे महंगाई क्या होगी? सर महंगाई बढ़ जाएगी। और स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा था? इन्फ्लेशन तो पहले ही ज्यादा है। इन्फ्लेशन जब पहले ही ज्यादा है तो आरबीआई क्या कोई ऐसा स्टेप लेगा जिससे महंगाई और ज्यादा बढ़ जाए? नहीं। यहाँ पर महंगाई को कम करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। तो दरअसल में ना, यहाँ पे बाय करके नहीं होगा। बाय करके तो महंगाई और बढ़ जाएगी। आरबीआई अगर सेल करता ना आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो मार्केट से पैसा वो विड्रॉ करता एंड अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन फिर कंट्रोल में आती। तो इसलिए पहला तो बिल्कुल ही गलत है। चलो ठीक है सर, बाकी भी देख लेते हैं। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि अगर रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है, डेप्रिशिएट मतलब नीचे गिर रहा है, तब आरबीआई क्या करेगा? डॉलर्स को सेल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पहले डॉलर था $1 इक्वल टू 60, अब हो गया $1 इक्वल टू 80। इस केस में क्या हो रहा है सर? रुपी ने डेप्रिशिएट कर रहा है, 60 की जगह अब 80 पे आ गया है। इसको बोलते हैं रुपी डेप्रिशिएट करना। डेप्रिशिएट कोई चीज क्यों करती है? अरे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। अगर मान लो अब क्या हो रहा है, अब डॉलर मजबूत है, रुपया कमजोर है, तो डॉलर और सामने जो रुपी है उसका मिसमैच एक तरह से आ चुका है। तो अगर इस केस के अंदर अगर आरबीआई ने बहुत सारे डॉलर्स मार्केट में डाल दिए, उस केस में क्या होगा? जो डॉलर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी ना, वो डिमांड अब कहीं ना कहीं मैच हो जाएगी सप्लाई के हिसाब से। उस हिसाब से क्या होगा? रुपी और डॉलर के बीच में जो आपका एक मिसमैच आया था वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। क्योंकि आप देखो ना, बहुत सारे लोग चाहते हैं डॉलर हो, डॉलर हो, डॉलर मिल जाए। और अगर आरबीआई ने डॉलर्स डाल दिए मार्केट के अंदर, तो जो बढ़ी हुई डिमांड थी ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। उससे रुपये और डॉलर के बीच में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये वाली बात बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, अगर कह रहा है यूएस या ईयू के अंदर इंटरेस्ट रेट गिर जाए, यानी कि अगर यूएस और ईयू में इंटरेस्ट रेट गिर जाए, तो वहां से क्या करेंगे लोग? वहां से लोग ना, क्योंकि बहुत कम रेट के ऊपर आपको पैसा मिल रहा है, तो वो लोग इंडिया में पैसा आके इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाते हैं तो इंडिया में पैसा आता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो इंडिया से पैसा वो विड्रॉ करके यूएस की मार्केट में ही लगाने की कोशिश करते हैं। तो जब इंडिया में बहुत ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए, तो वो डॉलर्स वहां से लेके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो अब जब इंडिया में इतने ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं, उससे क्या हो सकता है सर? मिसमैच हो सकता है। तो आरबीआई पता क्या कुछ कोशिश करेगी? जो बहुत ज़्यादा डॉलर्स बाहर से आ रहे हैं उनको खरीदने की कोशिश करेगी, ताकि इस मिसमैच को हम रोकें। तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा? आरबीआई डॉलर्स को बाय ही करेगी, ताकि जो बाहर से बहुत ज़्यादा डॉलर्स आए हैं उसको हम यहाँ पे कम कर पाए, उसका मिसमैच की वजह से, उसकी वजह से मिसमैच आया था, उसको हम ठीक कर पाए। तो यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा सर ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3। एक और मैंने आपको होमवर्क दिया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में। तो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया में जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे आज हमने डिस्कस किया था ना, जैसे आपका मूडी हो गया, S&P, फिच, ये तो वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस है। उसी तरह से इंडिया में आपका क्रिसिल हो गया, ठीक है, इकरा हो गया, आपका केयर हो गया, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ब्रिक वर्क रेटिंग्स भी है एक। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है कि इंडिया में आपका आरबीआई रेगुलेट करता है सीआरए को, नहीं, ये आपका सेबी रेगुलेट करता है। तो पहला आपका इनकरेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इकरा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यस दैट इज करेक्ट। एंड तीसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है ब्रिक वाटर रेटिंग वो एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, ये बात भी अपने आप में करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है दोस्तों, आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा? पहला होमवर्क आपका ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे बात करा है कि डी वैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी की वजह से क्या चीज़ पक्का ही पक्का होती है। तो इसको आप कोशिश कीजिएगा एक बार अटेम्प्ट करने की। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर बात करी जा रही है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अ करेंसी क्राइसिस। डेफिनेटली कोशिश कीजिएगा, कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है ना, तो आई एम श्योर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर ले जाओगे।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन टुडे।